दोस्तों ये मैंने 69th बीपीएससी के जो इवेलुएटेड कॉपीज़ हैं टॉपर्स की, उनके GS2 के मैंने ऑलमोस्ट 1000+ आंसर्स मैंने एनालाइज की। एंड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दोज आंसर्स आई फाउंड फ्यू पैटर्न्स। इन सभी आंसर्स को, उत्तर पुस्तिकाओं को बहुत ही गहन समीक्षा करने के बाद मैं कंक्लूजन में पहुंचा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में, कोचिंग्स में नहीं बताई जाती हैं। वी रीड कंटेंट एज इफ कि कंटेंट ही सब कुछ है, और हम आंसर की प्रैक्टिस भी उसी दिशा में करते हैं कि यार बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल वी विल कलेक्ट, एंड एट द सेम टाइम वी इग्नोर स्ट्रैटेजी। सो जब मैं ये टोटल 42 कॉपीज़ थी, और इन सबों का जो स्कोर है, स्कोर आपको यहाँ दिख जाएगा। ये स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, 159, 159, 156, 154, एंड फाइनली जो बॉटम में है 115, 119, 121, 122। सो क्या एक्चुअली इनके मार्क्स में, टॉपर्स के मार्क्स में और जो बॉटम में के मार्क्स में है, क्या किस चीज़ के कारण इतना मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है? वो कौन सा पॉइंट है? क्या सिर्फ इनका कंटेंट वीक है, इस कारण से इनका मार्क्स बॉटम जोन में है, या फिर इनकी स्ट्रैटेजी पुअर है, मतलब पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी पुअर है? ओवरऑल जो इनका GS2 को लेके परसेप्शन है, ओवरऑल जो GS2 को लेके स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में इशू। फिर उसका जो मिड लेवल के हैं 135 to 145 वाले जोन में, डेफिनेटली इनका कंटेंट अच्छा है, बट इनका कंटेंट होने के साथ साथ इनकी जो एक्सिक्यूशन है, पेपर के टाइम पे इनका जो एग्जीक्यूशन है, इनकी जो प्लानिंग थी, इनकी जो स्ट्रैटेजी है पेपर को अटेम्प्ट करने का, अपने पेपर को प्रेजेंट करने का, वो बहुत वीक है। और ये जो टॉपर्स हैं यहाँ पे, देयर एग्जीक्यूशन, कंटेंट इज गुड, बट देयर एग्जीक्यूशन, देयर स्ट्रैटेजी इज सुपर्ब। सो आज के इस लेक्चर में, इस 1-1.5 घंटे के इस वीडियो में देखने के बाद आपको इस बात पे कंप्लीटली आपका जो परसेप्शन है GS2 पेपर को लेकर, GS2 पेपर की स्ट्रैटेजी तैयारी कैसे होनी चाहिए, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और डेफिनेटली इस पेपर को, इस वीडियो के बाद आपका अभी जो प्रेजेंट पोटेंशियल है पेपर में स्कोर करने का, उसमें आपको 15 से 20 नंबर का इजाफा 100% आएगा, गिवन यू इम्प्लीमेंट द इनसाइट्स फ्रॉम दिस कॉपी। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क कि सारे कॉपीज़ को, मार्क्स को एक जगह लाना, कैलकुलेट करना, सबों का मार्क्स का वेरिएशन देखना, फिर सबों ने कैसे अटेम्प्ट किया था पेपर को, सब उनके आंसर्स को पढ़ना। इट टुक टाइम, इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। और ये इंडिविजुअल लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज वी आर, आई डोंट टेल माई सेल्फ एज ए टीचर, आई एम योर ट्रेनर। मैं आपका ट्रेनर हूँ, आई एम योर कोच। सो एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, माई स्ट्रैटेजी इज टू कैसे मैं आपको रियल इंसाइट दे पाऊँ कि जहाँ से आप चीज़ों को समझ पाए कि पेपर का एक्चुअली में, पेपर में स्कोर कैसे आता है। ये जो बैंड है 150+ वाला बैंड, इस बैंड में क्या ऐसी खूबी है कि इनका मार्क्स इन कंपैरिजन टू पूरा पीयर ग्रुप, इनका मार्क्स जो टॉप 10 वाले हैं, इनका मार्क्स 150+। सो और भी इसमें बहुत सारे इनसाइट्स हैं। मैं ये जो सारे आप पेयर्स देख रहे हो, पॉलिटी के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस का, बहुत कुछ इसमें मुझे बताना है, बहुत कुछ बताऊंगा। और इसके बाद में जितने भी बेस्ट आंसर्स हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे, शायद आप लोगों को रेयरली देखा होगा कि 8 में से 6 नंबर मिलना, पॉलिटी में 8 में से 6 नंबर मिलना, ठीक है। इनको 6 नंबर मिला है। वैसे ही दूसरे वाले आंसर में ही गॉट 5.5। वैसे फर्स्ट सी का जो बेस्ट आंसर है, अगेन ये इन्हीं का है, 5.5। फिर उसके बाद फर्स्ट डी का जो बेस्ट आंसर है, ठीक है, दैट इज अगेन 5। एंड फर्स्ट ई का किसी का 4.5 है। तो ये सारे आंसर्स मैंने आपको लाइव दिखाऊंगा, ये एक्चुअल कॉपी में दिखाऊंगा कि इनकी कॉपी में एक्चुअली व्हाट वाज द पॉइंट, आखिर उन्होंने आंसर कैसे लिखा था। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 2A
पॉलिटी का लॉन्ग क्वेश्चन में यू कैन सी दिस पर्सन गॉट 20 और यहाँ पे यू मे फाइंड देयर इज वन कॉपी 23। इनको 154 नंबर है, इनको 23 मिला है इस प्रश्न में। मैं आपको ये वाली कॉपी भी दिखाऊंगा कि आखिर 23 क्यों मिला। वहीं पे 2B में यू गॉट हाईएस्ट 20, इनकी कॉपी भी दिखाऊंगा आखिर 20 इन्हें क्यों मिला। मतलब जितने भी हाईएस्ट पर क्वेश्चन का जो हाईएस्ट मार्क्स है, पर क्वेश्चन भाई जो जिस क्वेश्चन हाईएस्ट ना वो एक्चुअल आंसर दिखाऊंगा आपको इसको हाईएस्ट क्यों मिला ये। उसके बाद बहुत सारी कॉमन परसेप्शन और मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं बन गई हैं हमारे मन में और उन्हीं गलत अवधारणाओं के साथ हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और उस गलत अवधारणा के साथ ही पेपर को अटेम्प्ट भी करते हैं और यू रिमेन वेरी सीरियस। आप बहुत ही कमिटेड हैं एग्जाम में अपने रिजल्ट को लेके, स्टिल यू कांट स्कोर बिकॉज ऑफ ए फ्लॉड स्ट्रैटेजी। सो अगेन मैं इस टेबल पे वापस आता हूँ। उसके पहले वो क्या क्या समस्याएं, कौन कौन से मिथ्स हैं जिसपे वी नीड टू वर्क अपॉन, जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। सो गोइंग बाय द फैक्ट दिस इज कॉमनली प्रिज्यूम्ड कि कंटेंट इज द किंग। ये अक्सर हमारे दिमाग में एक अवधारणा बैठ जाती है कि कंटेंट इज द किंग। और आई हैव सीन इन माई लास्ट couple of years of experience of training hundreds of students, ये एक आम अवधारणा मैंने देखी है स्टूडेंट्स के बीच में कि कंटेंट के नाम पे दे कीप कलेक्टिंग। उनको लगता है कि इसमें हमें बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही हाईली इन डेप्थ इंटेलेक्चुअल कंटेंट चाहिए और इस चक्कर में उनका कभी कॉम्प्लीशन नहीं हो पाता और वो कंटेंट के लेवल पे ही काम करते रह जाते हैं। और कंटेंट में भी कंसोलिडेशन ना करने के बजाय दे मोर गो फॉर कलेक्शन। लाइक किसी ने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, संघवाद के बारे में पढ़ा, संघवाद के बारे में उन्होंने जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर कर लिए, संविधान के आर्टिकल्स कवर कर लिए, अनुच्छेद कवर करने के बाद जितने भी कमिटी कमीशंस हैं उन्होंने रिपोर्ट समराइज करके पढ़ लिया। उसके बाद जो प्रेजेंट डायनामिज्म है कि कैसे फेडरलिज्म की जो डायनामिक्स मतलब जो समीकरण है वो कैसे बदलते रहता है पार्टी बेसिस पे और सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बेसिस पे। सो बहुत सारी प्रेजेंट डे डायनामिक्स वो अगर आपने देख लिया सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। बट यहाँ पे आई हैव सीन कि स्टिल स्टूडेंट्स फील कि वी नीड मोर कंटेंट एंड दे कीप कलेक्टिंग। और ऐसे में क्या होता है, ये कंसोलिडेशन नहीं हो पाता। और व्हाट डू आई मीन बाय कंसोलिडेशन, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू आई मीन बाय कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन्स आप एक टाइम पे आके फुल स्टॉप लगाते हैं कि यस आई हैव कवर्ड माई कंटेंट का जो कवरेज था वो मैंने कर लिया है और फेडरलिज्म के ऊपर में आपके पास 2 से 3 पेज का एक राइटअप है और आपका वो खुद का हैंड रिटन नोट्स है। बेटर होगा आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं और इसको बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट में बनाइए। यहाँ पे आप अपना डायग्राम्स वगैरह निकालिए, कीवर्ड्स जितने भी हैं वो डालिए और उसी 2-3 पेज को आप कम से कम 15 से 20 बार रिवाइज कीजिए। सो दिस आई मीन बाय कंसोलिडेशन कि वंस आप कंटेंट को एक एवरेज से अबव लेवल पे जाके क्लोजर दीजिए। क्लोजर देने के बाद यू नीड कंसोलिडेशन अगेन आई एम टेलिंग यू, कंडेंसिंग द एंटायर टॉपिक इन जस्ट 2-3 पेजेस। बड़ा टॉपिक है फेडरलिज्म, इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटा टॉपिक लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दैट शुड बी इन 1 पेज। बट वो 1 पेज आपका फर्स्ट डे में नहीं बनेगा। वंस आपने पढ़ना शुरू किया, एक बार आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, उसके बाद आप 1 पेज का नोट्स बना के उसको आप कंसोलिडेशन के मोड में जाइए एंड दैट यू नीड टू रिवाइज इट मिनिमम 15 से 20 बार। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो माई अगेन पॉइंट हियर इज दैट कंटेंट इज किंग। नो सर, कंटेंट इज नॉट किंग, इट इज द स्ट्रैटेजी दैट इज द किंग। सो दिस इज अगेन दिस इज नॉट, ये मेरा कोई अपनी व्यक्तिगत राय नहीं, इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, rather it is the insight which I have gathered through this thousands of answers which I have gone through. So look,
इट इज अ स्ट्रैटेजी विच विंस। आप कंटेंट को डंप करते जाएंगे, कंटेंट को डंप करेंगे, बहुत बढ़िया कंटेंट, बट यू आर डंपिंग द कंटेंट, so you will not be able to reach in this zone. You will not be able to reach in this zone. आप इस वाले जोन में स्टक करके रहेंगे। आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू रीच द जोन ऑफ 150 प्लस। टू रीच दैट जोन हमें कंटेंट डंप ना करके हमें स्ट्रैटेजिकली वी हैव टू थिंक कि कैसे पेपर में मार्किंग होती है, पेपर में स्कोर टॉपर्स कैसे लेके आते हैं। एंड दिस इज सेम फार्मूला यू हैव टू रिपीट। यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। हमें फिर से कोई नई स्ट्रैटेजी, नई खोज नहीं करनी है, जो ऑलरेडी प्रूवन है बीपीएससी के मार्किंग पैटर्न से। दिस इज व्हाट वी नीड टू फॉलो। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रैटेजी विन। उसके बाद मैं आपको जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि वी विल गो थ्रू कि हाउ टॉपर्स राइट, कैसे किस बंदे को 8 में से 6 नंबर मिल रहा है। सो 8 में से 6 नंबर मिल रहा है, तो उसकी उनकी कॉपी को देख के आपको इनसाइट लेने की जरूरत है कि अब मेरा भी आंसर में मोर और लेस हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जैसे किसी को 24 मिल रहा है 38 में से लॉन्ग क्वेश्चंस में, सो व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर हिम, उनका उस आंसर में क्या वर्क किया, जिससे हम हाउ से हम क्या सीख सकते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। एक्चुअल कॉपी देखो, किसी के प्रजम्पशन मत जाओ। कोई आके बोल दे कि हम ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, वो किसी का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सो डोंट बी सब्जेक्टिव। हम डेटा के बेसिस पे बात करते हैं कि डेटा के बेसिस पे क्या एक्चुअली में एग्जाम में वर्क करता है। एंड ट्रस्ट मी, फॉलो दिस लेक्चर थ्रू आउट एंड यू विल सी with every passing minutes your wisdom is getting enriched and you will be able to get very good score in the exam just by changing the strategy. So टॉपर्स के राइट करने, टॉपर्स कॉपी देखने के बाद एक और चीज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में selections of questions are very important because in UPSC examination, in UPSC mains paper examination, especially in GS 1 to GS 4, you are not given any option. आपको वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता, वहाँ आपको 20 के 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। सो वहाँ पे माइंड इज फ्री। द मोमेंट यू सॉ द क्वेश्चन, आपको 15 से 20 सेकेंड में यू डिड योर फ्रेमिंग एंड यू स्टार्ट राइटिंग। बट बीपीएससी की परीक्षा में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सो ऑप्शंस होने के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस में यू आर गिवन विद द ऑप्शंस 2A 2B 3A 3B एंड सिमिलरली फॉर इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। सो हियर योर सिलेक्शन ऑफ विच ए एंड बी में से कौन सा आप चूज करेंगे, दैट ऑल्सो डिसाइड्स योर मार्क्स। और इसमें अगर आपका जो पेयर है 8A 8B, ये हमारे पास 2A 3B 5A 5B 6A 6B, मतलब आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं जहां आपको चूज करना है। और इस 5 क्वेश्चन अगर आपने सही पेयर्स चूज कर लिए, सो योर मार्क्स विल एक्सपोनेंशियली राइज। और आपने गलत पेयर चूज कर लिया, सो आपका मार्क्स ड्रास्टिकली फॉल डाउन। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा आई एम सेइंग, इट्स नॉट माई पर्सनल अजम्पशन। ठीक है, एंड उसके बाद हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हाउ अपनी कॉपी को हम कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं विद द सेम कंटेंट, विद द सेम लेवल ऑफ नॉलेज। हाउ वी कैन मेक आवर स्क्रिप्ट, आवर आंसर्स ऑर्डिनरी, मेकिंग योर आंसर्स extraordinary with the ordinary content. Because examiner rewards the strategy, it doesn't reward the sprawl. So your selection of questions is directly proportional to your score in the exam. So that we will also look into. So overall this is what हमने अपने सेशन का ओवरव्यू दिया, and this is what session is made for 15 से 20 नंबर के
आपका जो स्कोर लिफ्ट है, आपके स्कोर को 15 से 20 नंबर का लिफ्ट दिलाना है, वो भी सेम लेवल ऑफ कंटेंट से, वो भी सेम लेवल ऑफ कंटेंट से। हम कंटेंट में वी आर नॉट गोइंग टू, मैं कंटेंट के बारे में बात ही नहीं करूँगा, दैट वो सेपरेटली आई विल डिस्कस कि पॉलिटी के लिए कंटेंट में किस लेवल तक जाना है, इकोनॉमी में किस लेवल तक जाना है। दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन 3-4 महीनों में जीएस पेपर 2, क्योंकि जीएस पेपर 2 में दिस लॉट ऑफ वेरिएशन, इसके मार्क्स में बहुत वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पे आप अगर 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल लेते हो, सो दैट एक्स्ट्रा मार्जिन विल डिसाइड योर रैंक। ऐसे पेपर ये GS1 में देयर इज लेस वेरिएशन, दैट वेरिएशन मोस्टली डिपेंड्स अपॉन योर DI मार्क्स। ठीक है, GS1 की मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट GS2 इज मोर डायनामिक, मोर डिफिकल्ट among all the papers, that's why I chose to go with the GS paper 2. So your paper is basically in 3 sections. ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ पॉलिटी। एक बार हम पेपर का नेचर देख लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज पॉलिटी, सेकंड सेक्शन इज योर इको एंड ज्योग्राफी, एंड थर्ड इज योर साइंस एंड टेक। एंड पॉलिटी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर A to E are short questions. इस शॉर्ट में भी A to C are of 8 marks. ये शुरू के जो 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं, और D to E are of 7 marks. एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें आपको ऑप्शंस विकल्प दिए जाते हैं, आप A अटेम्प्ट करें या B अटेम्प्ट करें। The same pattern goes with the economy. Economy में also you see question number 4 is a short question, and 4A to 4C is of 8 marks, and D and E are of 7 marks. ठीक है, सिमिलरली साइंस एंड टेक, अगेन यहाँ पे भी आपके वही 5 and 6 आर ए लॉन्ग क्वेश्चन विथ दो विकल्प A और B। सिमिलरली साइंस एंड टेक में आपको यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएशन ये आता है कि यहाँ पे आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एक हो जाता है 8A और B, और ये 38 मार्क्स का ना होकर 36 मार्क्स का हो जाता है, और 7A to E combining it is of 36 marks. This is your structure of the paper. With this structure, so long का जो contribution है पेपर में 60% से थोड़ा कम है, शॉर्ट का 40% से ज़्यादा है। बट जितने भी स्टूडेंट्स इस जोन में हैं, जितने भी स्टूडेंट्स टॉपर्स वाले जोन में हैं, सबों का जो लॉन्ग क्वेश्चन का परफॉर्मेंस है, दैट परफॉर्मेंस, लॉन्ग क्वेश्चन का परफॉर्मेंस इज बेटर, और लॉन्ग क्वेश्चन का परफॉर्मेंस शॉर्ट क्वेश्चन की तुलना में ज़्यादा बढ़िया है। शॉर्ट क्वेश्चन खराब नहीं है, बट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स जो उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में गैदर किए हैं, दैट इज मोर इन लॉन्ग क्वेश्चन। सो अगर आपको ओवरऑल पेपर में मार्क्स आपको हाई रखने हैं, आपको 150 प्लस वाले जोन में जाना है, तो यू कैन नॉट इवन अफोर्ड कि आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चन खराब हो। और लॉन्ग क्वेश्चन खराब होने का मतलब किसमें आप 10-12 नंबर पे आप नहीं जा, मिनिमम आप 17 से 18 नंबर, मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मिनिमम आपका बेंच मार्क में थ्रेश होल्ड है। आपका मिनिमम लॉन्ग क्वेश्चन में 17 से 18 आपके आने चाहिए। अगेन आई विल शो यू द पेयर हाउ टॉपर्स गॉड। देखो, जिसके 159 मार्क्स हैं, 2 कैंडिडेट मेरे पास हैं जिनके 159 मार्क्स हैं। आई एम शोइंग यू देयर पेपर। सो दिस कैंडिडेट 159 वाला, इसके 2A, इसने A अटेम्प्ट किया, 20 नंबर है। सो अगेन इसने अटेम्प्ट किया 3B, इसका 13 नंबर है। बट इसने इस 13 नंबर को कंपनसेट किया है कहाँ पे, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में। सो ओवरऑल इनके पॉलिटी में बने 33 नंबर। बट अगेन व्हेन ही वेंट टू इकोनॉमी सेक्शन, तो 23 एंड 21 इन्होंने बनाया 44 मार्क्स, और 8B में बनाया 20 मार्क्स, 36 में से 20, मतलब मोर देन 50%।
सो लुक, इनका एक एक मेरे थ्रेशोल्ड से नीचे है, ठीक है। रिमेनिंग ऑल आर अबव थ्रेशोल्ड, 20, 21, 23 एंड 20। तो ये बाकी में सब में ये मोर देन अबव है एवरेज से। 50% से सब में ऊपर है। देखो ये भी 19 होता है, 50 से 20 है, ये 23 है, 21 है। अगेन दूसरे वाले कैंडिडेट का देखें, सो इनका 19 है और ये 15 है। सो 19 और 15, उसके बाद 24 नंबर यहाँ पे, और ये 20, एंड अगेन यहाँ पे 16। तो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, बट यहाँ पे इन्होंने मैनेज किया। और इनका जो सबसे बड़ा, इनका ये वाला जोन बहुत स्ट्रांग है, शॉर्ट क्वेश्चन वाला जोन पॉलिटी का, दैट इज सबसे बेस्ट ये जोन है इनका। आई थिंक इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 26 नंबर इन्होंने लाए हैं, जो कि जितनी मैंने कॉपीज के मार्क्स रखे हैं सब में से सबसे ज़्यादा है। 26 नंबर यू वोंट सी एनीवेयर। और इस पॉलिटी शॉर्ट क्वेश्चन का जो एवरेज है टोटल 42 कॉपीज का, दैट एवरेज इज 20। तो 20 में से 6 नंबर तो एक्स्ट्रा यहाँ पे निकाल के लेके चले गए। सो ये जो मैं अभी पेयर्स दिखाने वाला हूँ कि हाउ योर लॉन्ग क्वेश्चंस मैटर, जस्ट गो विथ मी। एक एक चीज करके मैं दिखाऊंगा कि आखिर कैसे किसी को 24 मिल रहा है, कैसे किसी को 23 मिला, और कैसे किसी को 10-12 ही मिल रहा है, आखिर वो गलती कहाँ पे है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन डजंट रिवार्ड इक्वली। लॉन्ग क्वेश्चन डजंट रिवार्ड इक्वली मीन्स कि अगर आपने, मैंने शुरू में बोला कि आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, अगर आपने ऑप्शंस गलत चूज कर लिया उसमें से 2A 2B, पॉलिटी का 2A और 2B, और इस दोनों क्वेश्चन में सर आपने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, जिसमें उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही ऐसी है कि उस क्वेश्चन में लो मार्किंग होगा ही होगा। और मैं बताता हूँ वो आप एग्जाम में वो कैसे वो गलती हो जाती है और कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक हेयर, क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B, ये पॉलिटी का सेक्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B, क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा अभी एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, बट एक बार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। जिस किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 2A को अटेम्प्ट किया, लुक एट द मार्क्स, 20, 19, 23, 15, 16, 19, 19, एक आउटलायर है 9 नंबर, 15, 14, 16, 12। सो ठीक है। सो दिस इज, यू कैन सी कि 12 वाज मिनिमम, एक 9 आउटलायर है, 12, 14, 15, 19, 19, 16, 15, 15, एक को हाईएस्ट 23 गया, 20, 19। सो जिस किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 2A को अटेम्प्ट किया, उनको इनवेरिएबली 4 से 5 नंबर का मार्जिन मिला है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2B को अटेम्प्ट किया। 2B को जब आप देखोगे, 17, 16, 16, 15, 20, 13, 17, 9, 16, 9, 14, 11, 8, 6, 8, 18, 10, 11, 10, 13, 15, 14, 15, 9, 10, 10, 10। लुक, सबों ने कंटेंट डालने का प्रयास किया इस क्वेश्चन नंबर 2B में, सबों ने कंटेंट डालने का प्रयास किया, बट डिस्पाइट द फैक्ट यू कैन सी 8, 6, 8 सिंगल डिजिट मार्क्स देखो कितने हैं। सिंगल डिजिट में वहां पे हमारे पास एक नंबर था, शायद 9 नंबर का हमारा एक था क्वेश्चन, 9 मार्क्स एक को मिला। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B में सिंगल डिजिट कितने हैं। तो सिंगल डिजिट यू सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कितने को 10, 11 वाले जोन में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। और हाईएस्ट कितना गया क्वेश्चन नंबर 2B का? तो क्वेश्चन नंबर 2B का हाईएस्ट 20 है, जबकि इसका हाईएस्ट 23 है। तो यही शो करता है कि क्वेश्चन नंबर 2B को जिस किसी ने भी अटेम्प्ट किया था, उन सबको क्वेश्चन नंबर 2A के कंपैरिजन में 4 से 5 नंबर का यहाँ पे लोग फुट बैक पे चले गए। ये मतलब बैक फुट पे चले गए, ये उनके लिए सेटबैक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन भी मैं भी दिखाऊंगा और जो बेस्ट कॉपी है वो भी दिखाऊंगा, दोनों आंसर का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B
में देखो मेजॉरिटी चोज 3B। 13 12 13 15 15 18 11 12 16 20 17 10 17 15 18 18 18 18 15 ठीक है 12 13 7 3 12 ठीक है। सो मेजॉरिटी वेंट विद द क्वेश्चन नंबर 3B। और यहाँ पे 3A को बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, बट अगेन 3B में जो स्कोर है दैट स्कोर इज नॉट वेरी मच स्प्रेड एज जैसा कि 3B में है। 3B में 20 इज द हाइएस्ट। उसके अलावा लेट्स सी 20 के जस्ट बाद में कितने लोग हैं, तो 17 18 18 18 18 उसके बाद 15 16 14 13। इसमें आपको वेरिएशंस बहुत हाई मिलेगा। 20 15 16 17 के बाद 13 9 9 8 6 8 सॉरी ये मैंने उसका दिखा दिया। सो 15 11 12 11 12 15 7 17 11 10 6 7। सो इसमें जो हाईएस्ट जोन है वो है 17 3A में, हाईएस्ट 17 और 3A में एवरेज 17 है। देखो 20 17 10 20 17 17 15 18 18 इसमें एवरेज 17 है। सो अगेन जिस किसी ने भी यहाँ पे 3B को अटेम्प्ट किया ही गॉट 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा इन कंपैरिजन टू जिन्होंने 3A को अटेम्प्ट किया। सो ये एक हमने लॉन्ग का देखा। तो यहाँ पे मैं भी शॉर्ट्स पे भी आऊँगा, बट हमने लॉन्ग पे चूंकि हमारे पास ऑप्शन होता है इसलिए मैं लॉन्ग के दिखाना चाहा। मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पे लॉन्ग के थ्रू ये दिखाना चाहूँ कि अगर आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन इज योर, अपने एग्जाम का जो सिलेक्शन है क्वेश्चन का, दैट सिलेक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट, तो सिर्फ पॉलिटी के सेक्शन में आप 7 से 10 नंबर तक का बैकफुट पे जा सकते हैं ओनली इन लॉन्ग क्वेश्चन। एंड इफ आई कंबाइन दिस सिलेक्शन विथ इकोनॉमी, so your back foot can go to 15 to 20 marks. Again, this is not my personal opinion. Let us look at the data. पॉलिटी के जो लॉन्ग आंसर्स में हाईएस्ट मार्क्स इज 37, मतलब दोनों आंसर कंबाइन करके हाईएस्ट मार्क्स इज 37 एंड द लोवेस्ट मार्क्स यू कैन सी इट्स 20। इसके साथ मतलब 20 ही नहीं है लोएस्ट ना, मैं दे रहा हूँ 17 नंबर का गैप है यहाँ पे। अगेन 19 12, जिसमें क्या होगा जिनको 12 आया होगा दोनों क्वेश्चन उन्होंने गलत ट्रैप में लिया होगा। देखो ये इनके 12 हैं, 9 + 3 इन्होंने दोनों क्वेश्चन ट्रैप वाले लिए होंगे और 9 दोनों क्वेश्चन ट्रैप वाले लिए 12, तो सीधे 37 नंबर से भैया 25 नंबर चले गए पीछे एक सिंगल पॉलिटी के सेगमेंट में। बिकॉज ऑफ द ट्रैप ऑफ द क्वेश्चन ही वेंट बैक, ही वॉज पुट ऑन द बैक फुट बाय 25 मार्क्स इन द पॉलिटी सेक्शन अलोन। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमी सेक्शन में योर हाइएस्ट इज 47 नंबर है, मतलब 37 नंबर से जहां इकोनॉमी का सबसे हाईएस्ट क्यूमुलेटिव इन लॉन्ग क्वेश्चन में 37 नंबर था, वहीं इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में 47 नंबर। तो एक तो ये मिथ बस्ट हुआ, एंड दिस इज नॉट ओनली दिस टाइम। मैं 67वीं 68वीं और 69वीं तीनों के मैंने कॉपीज के मार्क्स एनालाइज किए हैं। उन तीनों कॉपी के मार्क्स एनालाइज करने के बाद आई हैव फाउंड कि सबसे ज़्यादा जो फेथफुल है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके साथ फेथफुली आपको सपोर्ट करता है वो इकोनॉमी के लॉन्ग क्वेश्चन। इकोनॉमी के लॉन्ग क्वेश्चन को तुमने सही से अटेम्प्ट किया, इट विल ऑलवेज रिवार्ड यू मार्क्स। आई वॉज टेकिंग लाइव क्लासेस एंड लाइव क्लासेस में वन स्टूडेंट सेड मी कि सर इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन से में मार्क्स नहीं मिलते। दिस इज अगेन कॉमन परसेप्शन, किसी ने बोल दिया होगा या फिर किसी टॉपर के मार्क्स नहीं आए होंगे। He just said, but no one has compiled the data, no one has this task because this task demands lot of effort. On the basis of that effort, I can say कि पॉलिटी के तुलना में, पॉलिटी लॉन्ग के तुलना में इकोनॉमी के लॉन्ग एज अ मोर रिवार्डिंग। प्लस इकोनॉमी के लॉन्ग्स में यू वोंट सी दैट मच वेरिएशन। यहाँ पर हमने देखा कि 37 नंबर टॉपर का है, जो सबसे लोवेस्ट मार्क्स था 12 नंबर था, तो गैप वाज ऑफ
25 मार्क्स इन, लेकिन यहाँ पे देखो 47 इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इज आई थिंक दिस 32, लोवेस्ट इज 32. सो लुक, यहाँ पे 15 नंबर का मार्जिन है, 15 मार्क्स का मार्जिन है. सो इट शोज कि तुम्हें इकोनॉमी के लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें तो अच्छा करना ही करना है, बिकॉज यहाँ पे सब लोग अच्छा कर रहे हैं. यहाँ पे तुम्हें रिलेटिवली थोड़ा और पुश करना है कि हाउ यू विल गो एवव 45 वाले जोन में. देखो जितने भी टॉपर्स हैं 44, 44, 43, 46, 47, एक आउटलायर है 40 से नीचे, 41, 42, 44, 43, 45, ये सारे इस जोन में 146 से 150 वाले जोन में. ये 40 और ये इस बंदे का जिसका हाईएस्ट है इकोनॉमी लॉन्ग में, इसको मिला 148 नंबर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इकोनॉमी का जो लॉन्ग क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग है. और यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं आते हैं मार्क्स में. तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि यहाँ तुम्हारे मार्क्स लूज ना. इनफैक्ट इन 67th बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था जीविका के ऊपर में. उस जीविका वाले क्वेश्चन में आई हैव सीन मेनी कॉपीज जहाँ पे 38 में से 30 मार्क्स वेर अवॉर्डेड in 67th BPSC मेंस. सो इकोनॉमी क्वेश्चंस आर मोर फेथफुल. ठीक है, उसके बाद तुम आ जाओ अगेन साइंस एंड टेक. अगेन यू विल सी कि साइंस एंड टेक के लॉन्ग क्वेश्चन में यू वोंट सी मच वेरिएशन. यहाँ पे आपको बहुत वेरिएशन नहीं मिलेगा. 20, 16, 18 ऐसा नहीं होगा एक का 20 है और किसी का 8 है. यू विल सी एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी कि हाँ 20, 12, 14, 20, 18, 16, 17, 15, 20, 18, 16, 17, 15, एक दो आपको मिलेंगे जिनका 12, 13 होगा. इनफैक्ट वो बहुत ही गिने चुने होंगे. इनफैक्ट यू कैन सी एक यहाँ 12 है, एक 12 है, बस 2 12 है. बट यहीं पे ये चीज पॉलिटी वाले केस में बहुत ज्यादा ऐसे थे जिनका 38 में से 8-10 नंबर पे अटके हुए थे. उसके बाद देखो पॉलिटी लॉन्ग क्वेश्चन का एवरेज 26.7 है, वहीं पे इकोनॉमी लॉन्ग क्वेश्चन का एवरेज 40.5 है. एंड साइंस एंड टेक का लॉन्ग क्वेश्चन का एवरेज 17.3 है. सो जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया हुआ है 69th का मेंस दिया हुआ है, जाओ एक बार अपनी कॉपीज को उठा कर देखो कि क्या तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स इस एवरेज से ऊपर है कि नीचे है. अगर इस एवरेज से ऊपर है, ये एवरेज के आसपास है, तो यू नीड अ लिटिल बिट पुश, थोड़ा स्ट्रैटेजी, थोड़े कंटेंट पे काम करना पड़ेगा. अगर इससे नीचे है, आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करने की जरूरत है. यू नीड टू थिंक इन व्हाट डायरेक्शन आई शुड मूव. और जिन्होंने मेंस दे रखा है, एक बार अपनी पर्सनल कॉपी अगर रखे होगे 69th वाली, तो मेरे साथ मेरे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे को वो कॉपी दे सकते हैं. मेरे से 1-to-1 फीडबैक ले सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आई विल गिव यू 1-to-1 मेंटरिंग कि आपके कॉपी में पर्सनलाइज लेवल पे, कस्टमाइज लेवल पे किस लेवल के इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. देन आफ्टर एनालाइजिंग दिस डेटा, लेट्स मूव टू द पॉलिटी शॉर्ट पे देखते हैं कि शॉर्ट्स कितने फेथफुल होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने फेथफुल हैं. सो अगर तुम पॉलिटी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करो तो जो सेकंड जिनका 159 मार्क्स है, ही गॉट 26. एंड इनके मार्क्स में दिखता भी है यहाँ पे, लुक ही इज द पर्सन हु गॉट 6 मार्क्स. सो पॉलिटी के शॉर्ट क्वेश्चन में यू कैन सी हियर किनको मिला है 26. उसके बाद 24, 20, 23, 23. ठीक है, और कुछ बॉटम जोन वाले भी हैं 14, 15, 16. एंड ओवरऑल आई थिंक आई एम रॉन्ग, नहीं ठीक है. एंड पॉलिटी का एवरेज इज 20.7, मतलब पॉलिटी के शॉर्ट क्वेश्चन का 20.7 है. सो जस्ट लुक एट कि आखिर इन लोगों के पॉलिटी में जिनके भी मार्क्स कम हैं, उनके पॉलिटी में मार्क्स कम है, तो उनकी पॉलिटी के शॉर्ट क्वेश्चन में कैसा परफॉर्म किया है. लुक 14, 15, 17 ये सारे एवरेज बिलो एवरेज हैं. अब ये बिलो एवरेज है तो इनके ये मार्क्स इनको ब्लीड करेगा एग्जाम में इनके
टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर पे इसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। जो भी 20 से कम पे हैं उनका आपको क्यूमुलेटिव देखने को मिलेगा कि इनका मार्क्स ब्लीड हुआ है। ये 150 जोन में 150 प्लस वाले जोन में जा सकते थे, यहाँ पे ही ब्लीड मार्क्स। उसके बाद जितने भी टॉप जोन में हैं सब एवरेज से ऊपर है। सिमिलरली इकॉनमी शॉर्ट में, अच्छा दूसरी बात ये पॉलिटी का शॉर्ट क्वेश्चन आर रिवार्डिंग। पॉलिटी का शॉर्ट क्वेश्चन में देखा कि अगर आप क्वेश्चन के डिमांड के साथ फुलफिल कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जामिनर लिबरल है, आपको सबको इसमें अच्छे मार्क्स मिले इन कंपैरिजन टू इकोनॉमी। इकोनॉमी में लुक हाईएस्ट आई थिंक इज 22 नंबर, इसके 21.5, फिर 18, 19, 14, 13, 14, 12। सो इसका एवरेज गिर के 16.4 आ गया। इन कंपैरिजन टू इकोनॉमी इसका एवरेज गिर के 16.4 आ गया, मतलब 4 नंबर से इसका एवरेज नीचे है। वहीं पे इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन का था एवरेज, दैट इज वे अबव ऑफ द पॉलिटिक्स एवरेज। सो इकोनॉमी वाले सेक्शन में 68 वाले में आई हैड आल्सो एनालाइज्ड कि वहां पे भी इकोनॉमी के शॉर्ट क्वेश्चंस आर नॉट एज मच रिवार्डिंग एज पॉलिटी, ठीक है। और जो सबसे फेथफुल है, मतलब वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसके शॉर्ट क्वेश्चन में यू डोंट नीड एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक बेसिक बेयर मिनिमम नॉलेज के साथ अटेम्प्ट करोगे तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी। सो साइंस एंड टेक वाले मार्क्स का तुम एवरेज देखो 19.9, ये 36 में से 19.9 का एवरेज है। इट शोज की साइंस एंड टेक जो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिवार्डिंग है। प्लस यहां पे यू डोंट नीड वेरी मच स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जस्ट यार 10 से 15 पेज का नोट्स तैयार करो एंड 10 से 15 पेज का नोट्स विल गिव यू एनफ लेवरेज कि तुम यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा पुल अप कर सकते हो। सो शॉर्ट क्वेश्चन में साइंस एंड टेक में जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, जो मैंने मार्किंग कॉपीज पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा यू डोंट नीड बहुत टू द पॉइंट टेक्निकल जनरलाइज वे में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन तुम आंसर कर रहे हो, यू विल गेट गुड मार्क्स। सबसे ज़्यादा लिबरल मार्किंग साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में होती है। तो इसका हम एडवांटेज क्या उठाएंगे? इसका एडवांटेज हम ये उठाएंगे कि हम साइंस एंड टेक पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। हम साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस पे हम 10 से 12-15 पेज का नोट्स बना लेंगे, उस नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे एंड वी विल सी कैसे टॉपर्स को कैसे आंसर लिखते हैं और मार्किंग कैसे हो, तो उसी हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। वी विल गो नाउ विथ दिस डेटा लेट्स मूव कि व्हाट एक्चुअली वो कॉपियाँ दिखती कैसी हैं और आगे हमारी रणनीति कैसे होनी चाहिए। सो हमने शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जैसे भी देखा कि शॉर्ट क्वेश्चंस मूव्स वेरी अनइवन। क्वेश्चन नंबर 1 जो पॉलिटी का है, यहाँ पे पीपल आर स्कोरिंग 52 to 58%। 38 में से 26 नंबर बंदा लेके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑल्सो 55% मार्क्स स्टूडेंट्स आर गेटिंग। लेकिन जो सबसे कम रिवार्डिंग है वो इकोनॉमी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें मैक्सिमम 49% पीपल कैन स्कोर। तो दिस इज अ रेड जोन। सो यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि इकोनॉमी के लॉन्ग क्वेश्चंस में यू शुड पुट एफर्ट कि तुम बहुत नीचे मत जाओ, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू शुड नॉट सेट वेरी हाई एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमी के शॉर्ट क्वेश्चन में डोंट सेट वेरी हाई एक्सपेक्टेशन कि यार अपन तो फोड़ ही देंगे इसमें। यार जो फूटता है ना उसको फोड़ लो, जो नहीं फूटता है उसको मैनेज कर लो। बट ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स लाइक दिस, जो अपने से नहीं फूटता है अपन उसको फोड़ने में लग जाते हैं, और जो फूटता है उसको अपन मैनेज करने में लग जाते हैं। दिस इज हियर योर स्ट्रैटेजी फेल्स। दिस इज हियर जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है, उसको अटेम्प्ट करने का टेम्पटेशन ज़्यादा होता है। आई विल शो यू क्यों अटेम्प्ट करने का टेम्पटेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आपके रैंक इंजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका रैंक इंजन बात करने के साथ साथ
हम ये भी बात करेंगे कि आखिर जो 156 टू 159 के जोन वाले कैंडिडेट हैं, एक बार मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लूँ कि इनका जो पॉलिटी का शॉट्स का एवरेज है दैट इज 24.33। ये कैसे 159 से 156 से 159 वाले जोन में पहुंचे? द फर्स्ट थिंग वाज दैट कि देर, जबकि इसका एवरेज आई थिंक 20 था, 20.6 था पॉलिटी के शॉट का एवरेज। दिस इज 32, 37 वाज द हाईएस्ट कंबाइंड, 32 इनका मीन है 32, मतलब दोनों क्वेश्चन मिला के। इकोनॉमी शॉर्ट्स में 19.7, इकोनॉमी लॉन्ग में 43.67। ये इनको मार्क्स को पुलअप किया है, ये इनके मार्क्स को पुलअप किया है। यहाँ पे ये लोग मैनेज कर पाए, यहाँ पे ये लोग ट्रैप से बच पाए, यहाँ मैनेज कर पाए। साइंस एंड टेक शॉर्ट्स ये इनको पुलअप किया है, और यहाँ पे ये मैनेज करके एवरेज से ऊपर रहे। 18 नंबर एवरेज होता है, 17.33 है इनका। तो दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 156 टू 159 वाले कैंडिडेट। नाउ अब एक एक करके थोड़ा मैं उस आंसर स्क्रिप्ट को दिखाना चाहूंगा। 69th में कैसे, आखिर क्या था उस कॉपी में, ऐसी क्या खास बात थी इस कॉपी को 156 इस जिसकी ये कॉपी है, ही गॉट 159 मार्क्स, ही गॉट 159 मार्क्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आई फाउंड अ सिंगल कॉपी जिसको 6 नंबर। लुक एट दिस क्वेश्चन में पूछा गया था, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वेरी फर्स्ट लाइन में ही डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। It is a theory. This theory is the guardian of fundamentals of our constitution. Originally, basic structure theory was not mentioned in our constitution. It is a device constituted by judicial interpretations with time to time. थोड़ा और अच्छा हो सकता था, but it's okay. उसके बाद एक डायग्राम है, एक माइक्रो डायग्राम है, इसको मैं बोलता हूँ माइक्रो डायग्राम, ठीक है। और बेटर to put such a micro diagrams in a box for better clarity. So basic structure के बारे में फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इसको इसने रखा यहाँ पे कि ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे इसके ये यहाँ तक इसने क्लियर कर दिया कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का स्कोप क्या है। उसके बाद यहां से आप देखोगे ही इज टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड लिंकेजेस, ही इज प्रोवाइडिंग द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड इन केशवानंद भारती केस। इसको अपन बोलते हैं रेशियो, पॉलिटी के टर्म में दैट इज केस लॉ। और रेशियो मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें केस लॉ मेंशन किया और रेशियो, मतलब रेशियो में इस केस लॉ का 2 से 3 लाइन का, कि 2 से 8 से 10 वर्ड का इसमें देना होता है। केशवानंद भारती में एग्जैक्टली इसका एसेंस क्या था, ठीक है। तो चूंकि इसने एसेंस पहले दे रखा है, जस्ट मेंशन द केस लॉ एंड दिस इज होल राइट अप कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट ऑल बेसिक स्ट्रक्चर इज, क्या इसके स्कोप है, ये कहाँ से निकल के आया। Now look, question was basically asking about critically examine, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। So aim and objective के बाद ये to balance the parliamentary sovereignty and powers of judiciary, ठीक है, ruthless and atrocities law of parliament. So parliament के पावर को बेसिकली ये कर्ब करता है, ठीक है। तो इसने एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया। बेसिक स्ट्रक्चर सेफ गार्ड्स, तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर ने सेफ गार्ड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? यस, ही मेंशन्ड कि हाँ सेफ गार्ड्स किए हैं, ठीक है। एंड और यहाँ पे इसके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इसने समीक्षा किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद में
क्या क्या चीजें जो चेंज हुई, किन किन चीजों पर लिमिटेशन लगाया गया, किन किन कॉन्स्टिट्यूशन, किन किन वैल्यूज को किस तरह से इसने एक चेक एंड बैलेंस की तरह काम किया. सो इट्स आंसर लुक्स लाइक मोर लाइक एन इवेल्युएटिव जजमेंट. मतलब हम किसी चीज को इवेल्युएट कर रहे हैं पिछले 50 साल में, आफ्टर द केसवन भारती केस, हाउ दिस हैज वर्कड. ठीक है, चूंकि क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन था, सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 1 से 2 लाइन मेंशन करना चाहिए था कि ऑल्दो जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने बहुत कुछ किया है, इसने बहुत सारे इसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन कभी कभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर क्रिटिसिज्म भी आता है कि ये जुडिशियरी को अनलिमिटेड पावर देता है. दिस वॉज नॉट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जुडिशियरी बिकम्स अनइलेक्टेड लेजिस्लेचर. और इसको लेके कई बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेके कई बार आगे बात भी चली, कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को खत्म कर देना चाहिए. दूसरा इस क्वेश्चन में और क्या कमी है, दिस क्वेश्चन स्टॉप्ड ऑन केशवानंद भारती केस, जो कि क्रिटिकली एग्जामिन था, तो दैट फ्लो शुड हैव गॉन आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद चूंकि जुडिशियरी स्ट्रेंथन. तो यहाँ पे बात करनी चाहिए थी मेनका गांधी केस के बारे में भी, कि मेनका गांधी केस ने कैसे जुडिशियरी को स्ट्रॉन्ग किया बिकॉज ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. वी मूव टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इनकॉर्पोरेट किया 1978 आफ्टर. उसके बाद हमने 1980s में वी ब्रॉट मिनरेवा मिल केस, जिसमें हमने कैटेगरिकली बात किया कि मिनरेवा मिल केस में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट फंडामेंटल राइट्स इन हार्मनी. तो ये 2-3 केस लॉज का मेंशन करना था, सिसार बम्बई केस के बारे में मेंशन करना था, और आप आयर कौलू के बारे में मेंशन कर सकते थे. यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स कट शॉर्ट करके एक पॉइंट आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते थे कि इसका क्रिटिसिज्म कैसे लोग करते हैं. देन ये आपने बहुत बढ़िया यहाँ पे, इसने क्लोजिंग बहुत बढ़िया है इसकी. ठीक है, और मुझे लगता है कि क्लोजिंग देखने के बाद ही एग्जामिनर इससे इंप्रेस्ड हुआ, क्योंकि क्लोजिंग इट्स नॉट बोल बच्चन, क्लोजिंग इज वेरी continuity in constitution, so closing is concrete, substantiated. So this is why he got 6 marks. ठीक है, improvement का scope है, but yeah definitely बाकी सारी कॉपीज से ये आंसर was far better. इसमें डायग्राम के लेवल पे कुछ और इम्प्रूवमेंट मेरे स्तर पे किया जा सकता था, कि मैं जैसे अगर आप एग्जाम में होते तो इसमें बेसिक डॉक्ट्रिन ने कुछ इस तरह से बनाकर आप दिखा सकते थे कि सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल पे है. One is core and this is periphery. core की जो चीजें हैं that cannot be changed. और इस core में अपन बात करते यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, और बाकी सारी चीजें इस पेरिफेरी मूव करती हैं. पॉलिसी, लेजिस्लेशन, वो सारे से मूव करते हैं. जो भी पॉलिसी लेजिस्लेशन स्कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. दिस इज अ डायग्राम, एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम, जिसको माइक्रो डायग्राम बोलता हूँ. दैट माइक्रो डायग्राम यू कुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, बट अगेन डायग्राम कंपल्सरी नहीं है बनाना. डायग्राम तब बनाओ जब डायग्राम का पर्पस क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन में, क्वेश्चन समझाने में मदद करे. सिर्फ इसलिए नहीं बनाना है कि डायग्राम हमें बनाना कंपल्सरी, मैंडेटरी बनाना नहीं है, जबरदस्ती ठूसना नहीं है. नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाइड? कमेंट. सो देखो, सबसे पहला चीज जब एग्जाम में देने जाओ, मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, सबसे पहले इस चीज को सर्कल करो. सबसे पहला फर्स्ट काम विल बी योर सर्कल द वर्ब डायरेक्टिव. If the question is asking about critically examine, so critically examine मतलब you have to reach to the level of judgment. आपको लास्ट में एक जजमेंट पास करना है. जजमेंट पास करने के साथ साथ आपको पॉजिटिव के साथ साथ 1-2 नेगेटिव भी डालना है. इट ऑल्सो डिपेंड्स, वो पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो कितना होगा, दैट डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जो कॉनोटेशन है, जो नोशन है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. सो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रायः पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जाता है,
सो वैसे में इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में जैसे डेमोक्रेसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी डोंट सी मच क्रिटिसिज्म। लेकिन वहीं पे क्रिटिकली एग्जामिन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, देन यहाँ बहुत सारे क्रिटिसिज्म है हमारे पास। इनफैक्ट इस पर निगेटिव तो कुछ पॉजिटिव तो कुछ दिखा ही नहीं सकते। सो दिस इज हाउ, तो इस वाले हम क्रिटिकली एग्जामिन करने के सबसे पहले हम वर्ब को मार्क करेंगे। सिमिलरली जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाइड, कमेंट। सो कमेंट का मतलब हो गया कि तुम आराम से न्यूट्रल रहो, ठीक है, तुम्हें इसमें बहुत ही जजमेंट पास नहीं करना है, बट लास्ट में जाके ये बताना है कि हाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तुम जस्टिफाई तो करोगे ही करोगे, बिकॉज तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनकॉर्पोरेट करके सरकार इस एज ए पॉलिसी इसको इशू भी कर चुके, फंडामेंटल राइट का पार्ट बना चुके, इसको जुडिशियरी ने पे हेल्ड भी कर दिया है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ काउंटरिंग इट 100% नहीं, सर गलत है। सो यू हैव टू सब्सटेंशिएट इट। हाँ तुम्हें कमेंट में इस बारे में बात करनी है कि क्या सेफ्टी, क्या गार्डरेल्स होने चाहिए। कभी भी पर्सनल ओपिनियन बायसनेस पे नहीं जाना है कि आपको लगता है कि AWS का आरक्षण गलत है और आपने पूरा आंसर में वो लिख दिया, that's not going to work. Once it has been accepted in constitution, when it has been accepted by judiciary, so you should go by that flow. Yes, reservation affirmative action, ठीक है, इसने पूरा बताया, ठीक है। Although it is not directly hitting the bullseye, question was asking about EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, तो यहाँ पे डायरेक्टली शुरू होना चाहिए था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में और कौन कौन से प्रोविजंस ऐड किए गए, 15(6), 16(6), इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, देख लेना डायरेक्ट, जस्ट फॉरगेट 103 या 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ से शुरू होना चाहिए था, ठीक है। For every section of society, historical wrong and justice should be. तो this learner, मतलब जिनकी कॉपी है, he wrote more about, he has written more about reservation on the basis of caste. On the basis of caste, इसका आंसर देखो, historical wrongs and injustices, इसके लिए तो ऑलरेडी हमारे पास ST रिजर्वेशन है ना। The question is asking about economically weaker section, but या इसमें चूंकि पॉइंट्स ओवरलैपिंग है, ठीक है, कमेंट है तो इसमें अगेंस्ट रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे ये होता है कि इसके दोनों साइड्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। नो हिस्टोरिकल रॉन्ग और ऑपरेशन टू EWS रिजर्वेशन फॉर EWS इज नेसेसरी एज इकोनॉमिक कंडीशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बीइंग। इसने यहाँ पे लिखा तो है, चूंकि इसने जजमेंट बहुत अच्छा लिखा, कंक्लूजन मुझे लगता है एग्जामिनर यहाँ पे 5.5 मार्क्स दिया, बट दिस क्वेश्चन लैक्स मेनी थिंग। फर्स्ट थिंग इट लैक्स, इसका जो एंकरिंग है, दिस एंकरिंग इज वेरी वेरी पुअर। इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, इट डजंट टॉक अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पॉइंट नंबर 1। इट डजंट टॉक अबाउट जो 2023 में जुडिशरी ने वर्डिक्ट पास किया था, इट डजंट टॉक अबाउट दैट। इट डजंट टॉक अबाउट द सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स इसलिए क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज अ मोबाइल सेक्शन। आज मैं गरीब हूँ, हो सकता है मैं कल अमीर हो जाऊँ, हो सकता है मैं कोई फ्लैट खरीद लूँ, मैं EWS सेक्शन से बाहर हो जाऊँ, और हो सकता है कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, बट ऑन द पेपर, ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। So I can show myself as EWS, I can get the benefit of reservation. So here in comment I would say you must write guardrails. What safety checks should have been taken? So this answer में क्या है? Answer में content is there. इस content में he talked about, इसने finally conclusion में इसने अच्छा conclusion लिखा हुआ है, but yeah some anchors, some ratios are missing. ठीक है, but this answer was good, 5.5. नाउ हम आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, क्रिटिकली एग्जामिन, क्विकली डिस्क्राइब द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे जिस लर्नर की कॉपी है, जिस कैंडिडेट की कॉपी है, सो बहुत बढ़िया इसका इंट्रोडक्शन है। आर्टिकल 368 इसने एंकर किया, डिफाइन किया, और डिफाइन ये भी किया कि क्यों आर्टिकल 368 में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक साथ चलता है। फिर आर्टिकल 68 में इसने ये भी बात किया है कि दो तरह के होते हैं सर, जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेंबर्स का चाहिए होता है, दूसरे में स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर वाले में हमें
हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, ये बात किया बिल्स, ठीक है, केसेस विल आल्सो वर्क। फिर इसका सिंपल अमेंडमेंट उसने ये भी बात किया है, कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल जिसमें आपको सिंपली अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको 368 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद उसने कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे लाइक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कैन बी पास विदाउट स्पेशल मेजॉरिटी। फिर उस केस ने तो दिस इज पूरा अच्छे से उसने केस बाई केस पे एक्सप्लेन किया है। बहुत ज़्यादा यू विल सी, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेजेंटेशन लेवल पे इनोवेशन की जरूरत नहीं किया है, जरूरत भी नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि तुम कितने पॉइंट्स को डिटेल में रख रहे हो। तो यू गॉट 5.5, ठीक है। इसने सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया, जितने भी इसमें केस लॉज पॉसिबल थे, जितने भी केसेस पॉसिबल, दैट ऑल केसेस हैज बीन विद एग्जांपल दैट हैव बीन एक्सप्लेन्ड। तो ये इस आंसर की अच्छी बात थी। उसके बाद था एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन according to K.M. Munshi, preamble is the identity card of our sovereign democratic republic. Identity card वाला, I think this quotation is of पाखीवाला ना, ठीक है। तो उसने इस कोटेशन से स्टार्ट किया। एक्सप्लेन एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले वर्ब को सर्किल करो। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स आपको एज ए टीचर की तरह सामने वाले को एज ए स्टूडेंट मान के समझाने की कोशिश करना है। एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट्स अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? The preamble mentions the nature and goals of our constitution, and it outlinedly mentioned justice, liberty, equality, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्टेटस, ठीक है। आई थिंक जिसने किसी ने एग्जामिनर ने कॉपी चेक की, ही वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द आर्टिकल्स। इसको लग रहा है कि भाई जस्टिस की बात करें, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। सो तुम्हारा जस्टिस, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही तुम्हारे जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लिबर्टी में ही वॉज एक्सपेक्टिंग आर्टिकल 19 से 21, 22 कैटेगोरिकली मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके 20, इसलिए यहाँ पे उसने मार के बोला कि ये वाला कहाँ चल गया, ठीक है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टेटस यहाँ पे 14 से 16 यहाँ पे आना चाहिए था, इसलिए इसने यहाँ मार्क किया हुआ है कि वाई यूर राइटिंग इन एग्जाम्पल 39A। इसलिए मुझे लगता है कि इनके जो केस लॉज थे आर्टिकल्स का, दैट शुड हैव बीन बेटर, ठीक है। अदरवाइज आंसर इज गुड। मुझे लगता है कि यहाँ पे इनके आधे नंबर कटे हैं, 10 नंबर इसलिए कटे हैं बिकॉज आर्टिकल्स आर नॉट वेरी मच अलाइंड, और एग्जामिनर ने इस तरह से मार्क करने की कोशिश भी की है। सो एक्सप्लेन में देखो यहाँ पे ही डिडंट पास एनी जजमेंट, तो अच्छी बात है, इसने कोई जजमेंट नहीं पास किया है। इसने बस एज ए टीचर स्टूडेंट को जो समझाने का प्रयास होता है वैसे समझाने का प्रयास किया कि देखिए भैया इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है वो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, जो हमारा प्रियम्बल का गोल है, ठीक है। नाउ ये अगेन किसी और लर्नर कैंडिडेट कॉपी है। डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। सो मैंने एक चीज देखा इस क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन नंबर 7 में आई हैव सीन लॉट ऑफ वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 7 में आई हैव सीन लॉट ऑफ वेरिएशन। 1E 4 4 4.5 3.5 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, 3 4.5 3 2। सो बेसिकली इसमें वेरिएशन आने के पीछे आई हैव सीन, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा इन सारे आंसर्स को देखने के बाद, कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया आंसर लिखते वक्त। सो सबसे पहला जो एंकरिंग है, सबसे पहले मेजर फाइंडिंग्स, आपको ये डेटा देना जरूरी है। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसने यहाँ पे इन्फ्लुएंस वर्ड यूज किया, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में अगेन यू डोंट हैव टू पास एनी जजमेंट,
यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन, यू जस्ट नीड टू एक्सपाउंड इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं. सो इट मे लीड टू मेजर चेंजेस. रिजर्वेशन पॉइंट्स आर वेरी क्लियर. ठीक है, ठीक है. एंड देन फाइनली ही एंडेड विथ अ कोट. उसके बाद ही गॉट 4.5. ठीक है, दिस इज हाउ योर आंसर शुड लुक लाइक. इनका प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा. प्रेजेंटेशन इज गुड. कोई ज़बरदस्ती का डायग्राम नहीं है. कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती इसमें ऐसे बार चार्ट ही बना दिया है. टाइम वेस्टेज है यार, सीधा लिख दो, फोकस करो कंटेंट पे. कुछ लोगों ने ऐसे बना के पाई चार्ट बना के दिखाने की कोशिश की है. दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड. फोकस डायरेक्टली इस चीज़ को, तुम कितने पॉइंट्स कवर कर पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई जजमेंट नहीं, सीधा यू नीड टू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस क्या होने वाला है. उसके बाद एक क्वेश्चन है 2A and 2B. यहाँ सबके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं, बड़ा ध्यान से देखना, यहीं से तुम्हारा गेम चेंजिंग है. क्वेश्चन नंबर 2A और 2B में क्या था. क्वेश्चन नंबर 2A इज वेरी डायरेक्ट. डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप between the president and prime minister as per the Indian constitutional text and discuss their changing role in the present context. Discuss. So दोनों ने discuss शब्दों को रखा है. तो discuss शब्द रखने के कारण आपके ऊपर बहुत लोड नहीं. यू जस्ट नीड टू डिस्कस कि क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दोनों के बीच में किस तरह के रोल को, किस तरह के इंटरेक्शन को अलाउ करता है, उसकी संवैधानिक परिधि कितनी है, इज देयर एनी जुडिशियल वर्डिक्ट ऑन दैट. उसके बाद कहता है कि डिस्कस सेकेंड पार्ट में देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि सर पहले का जो रोल था वो कैसा था. स्पेशली हम बात करेंगे 2-3 चीज़ों का उदाहरण देंगे कि कैसे कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रोल कैसे चेंज होता है, जब फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है तो कैसे चेंज होता है. एक तो हम ये सबसे पहला पॉइंट रखेंगे. दूसरा पॉइंट ये रखेंगे विद दिस ग्रोइंग मीडिया डायरेक्टली पीपल, तो अब प्रेसिडेंट का भी डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, लोग समझ रहे हैं. तो ये एलपीजी के दौर में और ख़ास करके जो मास मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, ये दो कॉन्टेक्स्ट में वी कुड हैव एनालाइज्ड दिस. सो लेट्स सी इज दिस आंसर. ठीक है, ठीक है. दोनों इसने पार्लियामेंट्री फॉर्म बताया कि हाँ भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म पे एक नॉमिनल हेड है, एक रियल हेड. ठीक है. और इसने सारे आर्टिकल्स मेंशन किया, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75. ठीक है. एंड उसके बाद इसने एक एक चीज़ का एलाबोरेट प्रोविजन दिया. अब देखो यहाँ फ़ायदा क्या है कि जब ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में फ़ायदा क्या होता है कि इट्स फैक्चुअल, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. अब थोड़ा सा यहाँ पे तुम 1-2 पॉइंट का एनालिसिस डाल दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सो इट्स कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. अगर तुम लक्ष्मीकांत ढंग से कर रखा है, तुमने याद कर रखा है, सो देखो ये सारे के सारे पॉइंट लक्ष्मीकांत वाले, सारे के सारे पॉइंट लक्ष्मीकांत वाले हैं. इसमें कुछ नहीं, बस पढ़ा हुआ है. एंड ही स्टार्टेड राइटिंग, जितना पॉइंट होता है ला के इसने रख दिया. प्रेसिडेंट नॉट जस्ट बीइंग नॉमिनल हेड, और सिर्फ बता रहा है कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड की तरह एक्ट नहीं करता, वो एज उसको रियल अथॉरिटी अपनी एग्जर्ट करने की कोशिश करता है. नहीं, वो उसने उन सारे पॉइंट्स को भी कैटेगराइज किया. वीटो पावर को, जब तुम्हारा जब कोलिशन गवर्नमेंट होता है वहाँ पे जब फुल मेजॉरिटी नहीं आती है तो उस समय उस पर डिस्कशन होता है कि किस पार्टी को जब पीएम के लिए अपॉइंट करने के लिए बुलाएंगे. सो दैट इज रियली चेंजिंग रोल. इसने अलग से हेडिंग बना के चेंजिंग रोल के बारे में बताया. अर्ली प्रेसिडेंट मेंटेन द स्टेटस एंड डिस्कशन थ्रू द वेरियस चेक्स. ठीक है. इसमें एग्जाम्पल्स भी है. KR नारायणन रिटर्न द बिल. ये सारा अगेन ये सारा लक्ष्मीकांत को दिया हुआ है. ठीक है. करंट ट्रेंड हाईलाइटिंग दैट पोस्ट प्रेसिडेंट इज बिकमिंग जस्ट ए मेयर जूल हेड. अब दिस इज की वर्ड इसने हाईलाइट भी किया. क्यों जूल हेड? जब तुम्हारी फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है, फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है और प्लस इनके स्टेट्स में भी अच्छी खासी पकड़ है. इफ आउट ऑफ 28 स्टेट्स मेजॉरिटी स्टेट्स आर अंडर देयर कंट्रोल, तो फिर इनके हाथ में होता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाना. सो मेनी अ टाइम इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट बिकम अ रबर स्टैम्प. जो द पार्टी इन द रूलिंग डिसाइड्स किसको बनाना है, किसी को उठा के बना सकती है.
So in that particular situation में that knows, president knows he owes his allegiance टू द पार्टी, जिस पार्टी ने उसको बनाया, और वैसे परिस्थिति में वो मेयर रबर स्टैम्प जोल हेड बन के रह जाते हैं. ठीक है. नो एडवाइस और सजेशन आर बीइंग, ठीक है, प्रेजेंट टू द दिस डेज. ठीक है. आल्सो ऑफिस ऑफ पीएम इज मोर बिकमिंग प्रेसिडेंशियल इन नेचर इटसेल्फ. दिस पॉइंट इज रियली वेरी गुड, ऑसम. हमारे इंडिया में अभी हम देख रहे हैं कि इंडियन हैविंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज गेटिंग प्रेसिडेंशियलाइज्ड. ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज गेटिंग प्रेसिडेंशियलाइज्ड, या फिर इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू प्रेसिडेंशियलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के कल्ट के अराउंड नहीं घूमता है, जैसे कि यूएस में घूमता है. यूएस में इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी. बट इंडिया इज ऑल्सो सीइंग स्ट्रॉन्ग पीएमओ, ए स्ट्रॉन्ग वेरी हाई स्ट्रक्चर ऑफ पीएम, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करता है कि पीएम विल बी इंटरपेयर, मतलब पीएम इज वन अमंग द इक्वल, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स. सो इसने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को रखा. फिर फाइनली वे फॉरवर्ड एंड ही वॉज गिवन 23 नंबर. ठीक है. सो आई थिंक 80 to 85% इज लक्ष्मीकांत वाला कॉन्टेंट, और 15 से 20% इज द एनालिसिस वाला कॉन्टेंट, एंड ही गॉट 23. एंड वही लुक एट, अगर हम फिर से एक बार डेटा को देखें, हम इस डेटा को फिर से देखें कि क्वेश्चन नंबर 2A को कम लोगों ने अटेम्प्ट किया इन कंपैरिजन 2B, जबकि क्वेश्चन नंबर 2A वाज इजियर देन 2B. सो क्वेश्चन नंबर 2A को कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनके एवरेज मार्क्स ज़्यादा हैं. क्वेश्चन नंबर 2A के एवरेज मार्क्स ज़्यादा हैं, 12, 16, 14, 15. एक 9 है, मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ, 9, 16, 9, 15, और ये 23 वाला है जिसे कॉपी दिखाई मैंने आपको. लेकिन वहीं पे क्वेश्चन नंबर 2B में हाईएस्ट इज 20, एंड मेजॉरिटी ने इसे अटेम्प्ट किया, और मेजॉरिटी के मार्क्स कम है. एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली, क्यों 2B को लेके इतना टेम्पटेशन है, 2B को लेके इतना टेम्पटेशन क्यों है. सो क्वेश्चन नंबर 2B was Indian federalism is fundamentally rooted in two simultaneous pursuits of nationhood, an embrace of state-based cultural diversities, and a commitment to the larger Indian political community. Examine critically the nature of Indian model of federalism in the light of the above statement. Again, go by the thumb rule. First, आपको क्या करना है, वर्ब को सर्कल करना है. तो हमने वर्ब को सर्कल करते, क्वेश्चन इज एग्जामिन क्रिटिकली. उसके बाद वर्ब को सर्कल करने के बाद क्वेश्चन के लिम्स को पकड़ो, मतलब क्वेश्चन कितने पार्ट्स हैं. तो क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एंड दोनों पार्ट को फिर सिंथेसाइज करना इसके साथ में कि कैसे भारतीय संघवाद राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है. उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन कर नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को स्लाइड में डिस्कस करना है. सो लुक, दिस क्वेश्चन इज हाईली कॉन्सेप्चुअल. एक तो क्वेश्चन में जिस थीम पे पकड़ा है दिस क्वेश्चन को, वो खुद अपने आप में कॉन्सेप्चुअल है. जो उसका वर्ब है क्रिटिकली एग्जामिन, वो भी क्वेश्चन को और टफ बना दे रहा है. अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने के साथ यही आया, दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद इमीडिएटली ये जो इंट्यूशन आया, बिकॉज ऑफ दैट इंट्यूशन मेजॉरिटी थॉट कि दिस इज एन इजी क्वेश्चन जिसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. दूसरा, मेजॉरिटी को ये लगा, दिस इज अगेन बायसनेस, जो एग्जाम में आप पेपर दे रहे हो तो दिस इज अगेन बायसनेस. आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन तो आसान है, इस क्वेश्चन को सभी अटेम्प्ट कर लेंगे, अपन ये वाला करेंगे ना, हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा. बट on the basis of my own experience, when I was a student, I was an aspirant,
And also, analyzing the previous many years copies of BPSCs, I have found that never go a trap of such kind of questions. अनलेस कि तुम्हारे पास बहुत सॉलिड कंटेंट है, तुमने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, तुम क्वेश्चन समझ गए, इंट्यूशन में मत जाओ. जब तुम्हारे पास ऑप्शन है ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का, तो डोंट थिंक कि मैं अपना आंसर बिल्कुल सबसे अलग लिखूंगा. मैं इस टॉपिक को चूज करता हूँ बिकॉज टफ है, तो इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. टफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है, तुम कितना भी सही लिखो, एग्जामिनर को हमेशा लगता है कुछ तो मिसिंग है. बट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में फैक्ट से तुम क्रिएट कर नहीं सकते ना, एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है. सो अगेन फैक्ट्स में लिमिटेशन होता है कि फैक्ट्स जो है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसकी बात करेंगे, एनालिसिस में हम 2-3 पॉइंट डाल देंगे. इसीलिए जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्हें मेजॉरिटी को ज़्यादा नंबर मिला. जिन्होंने इस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें मैं 6 नंबर भी देखा हूँ, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर. सो कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझना, अपने आप में डिकोड करना पहला डिफिकल्ट है. और डिकोड करने के साथ जो वर्ब है, और वर्ब भी टफ आ जाए क्रिटिकली एग्जामिन, अगर यहाँ पर डिस्कस होता तो शायद क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि एग्जामिन क्रिटिकली मेक्स द क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट. सो आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन टॉप स्क्रिप्ट जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिला है. फेडरलिज्म के बारे में इन्होंने बात किया, इन्होंने एक कोर्ट के साथ स्टार्ट किया, ठीक है. फिर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने एंकरिंग किया SR बोमई केस के बारे में. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है बहुत अच्छा, ठीक है, दैट एंकरिंग इज वेरी गुड. द एग्जामिनर इज नाउ इम्प्रेस्ड, ही हैज सम आइडिया, ही हैज गोन थ्रू द जुडिशियल वर्डिक्ट एंड ऑथर्स के बारे में, ठीक है. उसके बाद फेडरलिज्म के बारे में बताना शुरू किया. व्हाट फेडरलिज्म इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऐसे इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट. बेसिकली ही कहना ये चाह रहा है कि इट्स नॉट लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरह का. फेडरलिज्म, बी आर अम्बेडकर से इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट टाइट मोल्ड टू अकोमोडेट द अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है. अब इसने सबसे अच्छी बात किया कि यहाँ तक इसने पूरा इंट्रोडक्शन को एंकरिंग करने के बाद तुरंत इसने समझ गया कि क्वेश्चन को 2 पार्ट हैं. वैसे दोनों पार्ट को बकायदा इसने हेडिंग डाला. इंडियन फेडरलिज्म embrace the state-based cultural diversity and he started schedule 5 and schedule 6 के बारे में उसने बताया कि schedule 5 and schedule 6 कैसे ट्राइब्स के नीड को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नीड्स को कैटर करने के लिए ये हमने अलग से प्रोविजन दिया है. दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे अगर एक वर्ड आप मेंशन कर दो, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म. और सिमेट्रिकल फेडरलिज्म हमारा जो संघवाद है, असमेट्रिकल असममित संघवाद है, तो इट कैन गिव यू मोर पावर टू योर आंसर. दैट कीवर्ड शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड. ये कैसे ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल वो, ठीक है. इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और चीज, पहला पॉइंट ये होना चाहिए था, ही डिडंट डिवाइस स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी. इस पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए था. व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी. बेसिकली हमारे यहाँ जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, दैट फॉर्मेशन हैज अकर्ड जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है 1956 में. दैट इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. हमने कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं बनाया स्टेट का मार्कर, हमने लैंग्वेज को चूज किया. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी formed the states, we reorganized the states, and language is what? Language is a cultural marker. Or in fact, not only in 1956, उसके बाद भी कई सारे states create हुए, and majority के पीछे culture was the main factor. So हमने cultural based diversities को state का accommodation दिया. उसके बाद 2000 के बाद से हमने डेवलपमेंट और कल्चर दोनों का हमने देखा सम्मिश्रण, और इसी सम्मिश्रण में हमारे यहाँ से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वाज क्रिएटेड. एंड फाइनली इन 2014 डेवलपमेंट पैरामीटर्स को लेकर तेलंगाना वाज क्रिएटेड, ठीक है. सो दिस इज अगेन, तो यहाँ पे इस बारे में बात होनी चाहिए थी कैसे ये पॉइंट इज गेटिंग मिस्ड, बट दिस इज वेरी गुड पॉइंट, दिस इज वेरी गुड पॉइंट. आर्टिकल 371 ये बात कर रहा है डाइवर्सिटी को कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मोडेट कर रहा है. आर्टिकल 371A, ठीक है, डिफरेंट फाइंडिंग्स फॉर द सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम. दिस इज रियली गुड. हमारे सेंटर्स जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स उनके लिए हम अपना अलग फंडिंग करवाते हैं, ठीक है. 7 स्टेट कंकरेंट लिस्ट विच प्रोवाइड स्टेट पर्स, नहीं ये ठीक है, बट इट्स नॉट दैट एन आर्टिकल 360 प्रोविजन फॉर द, ठीक है. इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, एक पॉइंट यही मिसिंग है, कैसे स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज. इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को टैकल करने की कोशिश की गई है, बट इसमें कैसे हमारे यहाँ
कल्चर के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, दैट शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। और कैसे विद इन द स्टेट अभी भी जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है उसको टैकल करने के लिए सारे प्रावधान है और अभी भी सुधार की जरूरत है। जैसे कि तुम्हारे पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड का इशू है, सो वहां पे सुधार की जरूरत है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में अलग अलग कल्चर ग्रुप हैं, सो दैट नीड टू बी ब्राउट हियर। उसके बाद एन इंडियन फेडरलिज्म कम्युनिटी अंडर लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी? हम जो स्टेट पढ़ते हैं, नेशन स्टेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? सो जब स्टेट की डेफिनेशन पूछी जाती है, मेजॉरिटी आर नॉट एबल टू से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एक शब्द में अगर मैं बोलूँ, दिस इज द हाईएस्ट, स्टेट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी। State is the highest political community. So basically India is a state, India is a political state. इस स्टेट को भी तक छूना रखना है, इसकी सोवरेनिटी, इसकी इंटीग्रिटी भी तक छूना रखना है। सो डाइवर्सिटीज को भी टैकल करना है, जिसको हमने स्टेट फॉर्मेशन के थ्रू टैकल किया, जिसको हमने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट प्रोविजन दिया, हमने असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, असममित संघवाद की अवधारणा को अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया। उसके साथ साथ जो इंडियन स्टेट है, उस स्टेट की भी इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को भी तो अक्षुण्ण रखना है। सो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं? सो सेंटर को इसीलिए मोर पावर दिया गया है, और मोर पावर इसलिए दिया गया है कि डाइवर्सिटी से अकोमोडेट करने के साथ साथ हमें यूनिटी ज्यादा इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण रखना है, हमारी सोवरेनिटी को अक्षुण्ण रखना। मैंने सोवरेनिटी को बाहर से ना इंटरनली कोई अटैक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का केस है, नक्सलाइट मूवमेंट, दे चैलेंजेस द सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। जितने भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट हैं, अलगवादी विचारधाराएं हैं, वो सारे के सारे स्टेट के सोवरेनिटी को चैलेंज करते हैं। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कि कैसे उस सेसेशनिस्ट टेंडेंसी को, कैसे हमारे अक्षुण्णता को बरकरार रखा जाए, कैसे फिसिपेरियस टेंडेंसी को दूर रखा जाए, जो हमें हमारे स्टेट को तोड़ने का प्रयास करती है, लाइक मिलिटेंसी, लाइक इंसर्जेंसी, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लाइक टेररिज्म। उसके अलावा और भी कई सारे चैलेंजेस हैं। इन सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए दिस इज व्हाट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2-4 पॉइंट्स और आने चाहिए थे जो इस बात को डायरेक्टली करते डील। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखो यहाँ पे इसने लिखा असिमेट्रिक नेचर ऑफ फेडरलिज्म। दिस इज द कीवर्ड, असिमेट्रिक नेचर ऑफ फेडरलिज्म। आपको मुझे लगता है कि हार्डली 1 या 2 कॉपी मुझे ये कीवर्ड देखने को मिला, असिमेट्रिक नेचर ऑफ फेडरलिज्म, हार्डली 1 या 2 कॉपी में। ठीक है। और फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड सोवरेनिटी। I didn't found this keyword in any of the answer. So Supreme Court observation in SR Bommai case, this is very good। और बस इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, तुम 1-2 लाइन मेंशन करके यू कैन गो। फिर सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, राजमन्नार कमेटी, सबों के बारे में बात किया। सो ओवरऑल दिस आंसर इज वेरी बैलेंस्ड। इंडियन फेडरलिज्म इज बोथ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। बेसिकली इट्स असिमेट्रिक। ठीक है, असिमेट्रिक कई तुलनाओं में असिमेट्रिक है। पहला वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली सेंटर और स्टेट के बीच में सेंटर का ज़्यादा पावर है, और हॉरिजॉन्टली सारे स्टेट्स आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग, ऑल स्टेट्स आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग। सो बट इस क्वेश्चन का देखो, अगर मैं ब्रेकअप करूं तो दिस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से फेडरलिज्म को डिफाइन किया गया, काफ़ी अच्छी एंकरिंग है ग्रैनविल ऑस्टिन के साथ में, फिर एसआर बोम्मई केस के साथ में। उसके बाद उसने फेडरलिज्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दर्शाया कि भाई फेडरलिज्म क्या है। उसके बाद डायरेक्टली ही हिट द बुल्सआई कि क्वेश्चन और डिमांड है, और विथ एवरी एंकर मतलब बोल बच्चन ना करके ही डायरेक्टली टॉक्ड अबाउट कि व्हाट आर द पॉइंट्स
दैट वी नीड टू कीप इन द माइंड। उसने सारे आर्टिकल्स स्केड्यूल सारे मेंशन कर करके ही मेड ऑल द प्रोविजंस, लाइक यहाँ भी इसने डेटा फैक्ट दिए हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात किया है, ठीक है, आर्टिकल 368 के बारे में बात किया है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाहिए था बिकॉज दैट इज द कल्चर के बेसिस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, दैट पॉइंट इज मिसिंग। उसके बाद फिर इंडियन पॉलिटिकल, हाँ यहाँ पे तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, इस प्रकार यूनिटी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के बारे में बात करनी चाहिए थी ये, बट ओवरऑल दिस आंसर इज गुड, ठीक है। इसने वही यूनिटी और फेडरल फीचर को अच्छे से स्ट्रक्चर करके रखा। उसके बाद उसने जुडिशियल पोजीशन जितने भी कमिटी कमीशन थे उसको करके फाइनली ही पास द जजमेंट, ठीक है, एंड दिस इज क्वासी फेडरल केस ही वेयर हिट। और उसने अगेन कोर्ट से स्टार्ट किया तो कोर्ट पे ही खत्म किया, still he got 20 only in comparison to क्वेश्चन नंबर 2A जिसपे हमने 23 नंबर देखा। दिस क्वेश्चन इज मोर इंटेलेक्चुअली रिच, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंटेलेक्चुअली रिच है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, बट स्टिल जैसे मैं ही एग्जामिनर मान लो हूँ, जैसे मैं तुम्हारे सामने दिखाया जिस क्वेश्चन ये कमियाँ हैं, इतना अच्छा आंसर लिखने के बावजूद आई फील करी यार ये सारे पॉइंट्स तो नहीं मिसिंग है, इसने तो कल्चरल डाइवर्सिटी का स्टेट वाले पॉइंट से तो लिंक कर ही नहीं पाया, सो मैं यहाँ पे इस एक नंबर कटेंगे। फिर इसने ये वाला पॉइंट पे समझ ये नहीं कर पाया लार्जर पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल सा यार, इट्स स्टेट की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑप्शन रखना, ठीक है, उस पर बात करनी थी, ये 2-3 पॉइंट्स मिसिंग थे। सो इतना अच्छा आंसर होने के बावजूद भी only सिंगल स्टूडेंट हु गॉट 20। सो मेरी बात समझ रहे होगे कि जब मैं बार में लेक्चर शुरू होने के टाइम पे मैंने बताया था कि इस पे आप कि कैसे आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे क्वेश्चन को चूज करते हैं और कैसे क्वेश्चन को स्ट्रक्चरिंग करते हैं, इस पर आपका मार्क्स डिपेंड करता है, सिर्फ कंटेंट के बेसिस पर नहीं होता है। तो ये थ्रू मैंने कुछ 1-2 कॉपियों के एग्जाम्पल के थ्रू, कॉपीज के एग्जाम आंसर के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आई प्रूव माई पॉइंट कि योर सिलेक्शन इज नॉट ओनली अबाउट कि आप कितना कंटेंट पढ़ा, योर सिलेक्शन इज ऑल अबाउट कि कैसे आप एग्जाम में अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट कर रहे हैं। और इस एक्सिक्यूशन में अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि यो इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस, इकोनॉमी ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कोरिलेशन है। अगर इस वाले सेक्शन में तुमने खराब किया तो तुम कभी भी 140-130 वाले जोन से ऊपर नहीं जा पाओगे। आई एम शोइंग यू वन आंसर सीट, एक लड़के को एक क्वेश्चन नंबर 6A में शायद उनको 2 नंबर दिया गया है। लुक, क्वेश्चन नंबर 6A में इनको 2 नंबर दिया गया है और वहीं पे इस क्वेश्चन का जो हाईएस्ट नंबर 23.5 है, सो 21 नंबर का सेटबैक है। और 136 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो ही गॉट 157। सो सिंपल, एक क्वेश्चन मेड अ बिग चेंज इनके पूरे मार्क्स में। इनको मार्क्स को 136 वाले जोन में लाकर रख दिया, जबकि इनका मार्क्स का जोन यहाँ पे ये 3rd रैंक पे होता अगर इन्होंने 23 वाला जोन पकड़ लिया होता। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 6B को देखो, 6B में जैसा लग रहा है मार्क्स बट रहे हैं, 21, 20, 19, 22, 19, 20, 23, 22। क्वेश्चन नंबर 6 में मार्क्स बट रहे हैं, तो ऐसे में इस लर्नर के अगर मार्क्स जिनके 2 नंबर है, मार्क्स अगर उन्होंने दिया होता, बी को अटेम्प्ट किया होता, तो चांसेस आर फार बेटर कि 150+ वाले जोन में होते। So this is all from my session. Hope you like this session. This is the real insight which I tried to provide it. ठीक है, and I will keep coming with such kind of insightful videos, ठीक है, on the real basis of data. Hope you like this video. Thank you.